हेलो फ्रेंड्स। कई बार ऐसा होता है कि जो डॉक्टर्स ने आपको प्रेस्क्रिप्शन लिखा होता है आपकी जांच करने के बाद उसमें डायग्नोसिस की जगह पर लिखा हुआ है OAB मतलब ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो मैं इस वाले वीडियो में आपके साथ ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में बात करूंगा। आपको बताऊंगा कि इसके लक्षण क्या हैं, ये चीज़ क्या है और क्या क्या कारण हो सकते हैं इस चीज़ के और कैसे कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि ओवर एक्टिव ब्लैडर अपने आप में किसी बीमारी का नाम नहीं है। आप ये वाली गलती मत करिएगा कि आप समझे कि ये किसी बीमारी का नाम है, नहीं। ये एक लक्षणों के समूह का नाम है। एक तरह से ये एक ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स हैं। तो जिस व्यक्ति में ये ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स हैं, उनको बोला जाएगा कि उनके अंदर ओवर एक्टिव ब्लैडर है। अब ये सिम्पटम्स क्यों हैं? मतलब कि किस बीमारी की वजह से हैं? इसका मतलब ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है कंडीशन वो किस बीमारी की वजह से है, उसकी छानबीन डॉक्टर्स जो है वो करते हैं, जाँच वगैरह करते हैं और जो भी बीमारी निकलती है अंडरलाइंग उसका इलाज किया जाता है। तो मैं आपके साथ ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में इन सभी पहलुओं पर डिस्कस करूंगा। अगर आप ऐसी किसी भी यूरिन की समस्या से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको काफ़ी सारी रियल बिल्कुल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो जो भी आप लोगों में से नए दर्शक हैं, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको एक्यूरेट मेडिकल इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी है तो सबसे पहले बात करता हूँ कि ओवर एक्टिव ब्लैडर में कौन-कौन से सिम्पटम्स होते हैं। मतलब ये जो मैंने कहा था कि एक सिम्पटम्स का ग्रुप है, तो कौन-कौन से सिम्पटम्स होते हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज़ है यूरिनरी अर्जेंसी। इसका मतलब हुआ कि अचानक से यूरिन पास करने की सेंसेशन आती है मरीज़ को और बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। मतलब कि उस चीज़ को जो है वो लंबे टाइम के लिए रोका नहीं जा सकता। तो अगर मरीज़ के साथ ऐसा हो रहा है कि बहुत अचानक से, मतलब बिना किसी पहले के किसी अंदेशे के अचानक से ऐसा लग रहा है कि यूरिन पास करना है और बिल्कुल ज़रूरी है पास करना। अगर नहीं पास किया तो अभी यूरिन शायद अपने आप निकल जाएगा। यूरिनरी अर्जेंसी अगर है तो ये पहला सिम्पटम हुआ। अगला सिम्पटम है इसमें कि फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हुआ कि यूरिन जो है वो पेशेंट कई बार पास करते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि 24 घंटे के दौरान में अगर 8 से ज़्यादा बार यूरिन पास कर रहे हैं तो वो चीज़ आएगी कि यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं अपने आप में एक कितनी डिसेबलिंग कंडीशन हो सकती है कि अगर बार-बार यूरिन पास करना हो और अगर यूरिन की अर्जेंसी भी हो जाती है, तो वो फिर पेशेंट को हमेशा लगेगा ना कि वो जहाँ पर भी हैं, क्या आस-पास कहीं पर कोई वॉशरूम है? अगर नहीं है तो उनके अंदर फिर और ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाएगी कि अगर मुझे अचानक से सेंसेशन हो गई, फिर मैं क्या करूँगा, कहाँ पे जाऊँगा? साथ में इसमें एक और सिम्पटम होता है जिसका नाम है नॉक्ट्यूरिया। नॉक्ट्यूरिया का मतलब है कि रात में पेशेंट को उठना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। तो अगर पेशेंट रात में 1 से अधिक बार उठ रहे हैं यूरिन पास करने के लिए तो इसका मतलब नॉक्ट्यूरिया है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि रात में जब भी यूरिन पास करने के लिए उठ रहे हैं तो उसके पहले भी सो रहे थे, उसके बाद भी सो रहे हैं। ठीक है? तो ये तो 3 चीज़ें हो गई कि अर्जेंसी हो जाती है, अभी जाना है तो अभी जाना है, अचानक से ये वाली सेंसेशन आ रही है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि यूरिन कई बार पास करना पड़ रहा है और नॉक्ट्यूरिया कि रात में भी उठना पड़ रहा है। अब इसमें एक और चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उसका नाम है अर्ज इनकंटिनेंस। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति को अचानक से जो अर्जेंसी आई थी यूरिन पास करने के लिए तो उसके बाद क्या हुआ कि यूरिन अपने आप ही लीक हो गया। मतलब कि अर्ज थी और इनकंटिनेंस हो गया। इनकंटिनेंस मतलब कि यूरिन बिना अपने एक तरह से अपनी किसी भी कंट्रोल के अपने आप ही कपड़ों में निकल गया। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे अर्ज इनकंटिनेंस। तो अर्ज इनकंटिनेंस जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जो मैंने 3 लक्षण बताए हैं, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी और नॉक्ट्यूरिया, वो तो होना ज़रूरी है। इसमें जो अर्जेंसी वाली चीज़ है ना, वो देखा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, मतलब एक तरह से की सिम्पटम है, जो अर्जेंसी वाला सिम्पटम है। और जो नॉक्ट्यूरिया वाला सिम्पटम है, जिसमें रात में उठ करके यूरिन पास करने के लिए पेशेंट जो है मजबूर हो जाते हैं, वो अपने आप में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा एक ट्रबलसम सिम्पटम होता है, मतलब पेशेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। और ये ज़ाहिर-सी बात है, आप इमेजिन करिए तो, रात में अगर उठेंगे बार-बार, तो उसमें क्या होगा, एक तो नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, अब दिन में भी थकान रहेगी और रात में भी चूँकि उठना पड़ रहा है, तो ये तो नहीं पता कि अब कितनी देर बाद दोबारा उठना पड़ेगा। तो एक तरह से मन में एंग्ज़ायटी भी है, मन में एक बेचैनी भी है कि कहीं फिर से ना उठना पड़ जाए, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ काफ़ी डिस्टर्ब होती है। अब मैं आपको एक काम की चीज़ और बता देता हूँ कि जो ओवर एक्टिव ब्लैडर है, ये डिफरेंट होता है किस-किस चीज़ से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, मतलब यूटीआई से। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि यूरिन के रास्ते में किसी न किसी ऑर्गेनिज़्म का इन्फेक्शन हुआ है। और जिस भी चीज़ का इन्फेक्शन होता है, चाहे बैक्टीरिया का हो, चाहे फंगस का हो, तो उस इन्फेक्शन की दवाई दी जाती है ताकि वो यूटीआई जो है वो ठीक हो जाए। ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है, इसके सिम्पटम्स तो कुछ-कुछ मैच हो सकते हैं यूटीआई से, लेकिन ओवर एक्टिव ब्लैडर अलग चीज़ है। इसके जो कारण हैं वो अलग होते हैं, ठीक है?
अब अगली बात बताता हूँ कि एक कंडीशन होती है जिसका नाम है स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस, या हम इसे शॉर्ट में स्ट्रेस इनकंटिनेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारी लोअर एब्डोमेन पे, मतलब कि हमारे एक तरह से पेल्विक रीजन पे स्ट्रेस पड़ती है, किसी भी किस्म का दबाव पड़ता है, तो यूरिन लीक हो जाता है। ये वाली कंडीशन भी अलग होती है ओवर एक्टिव ब्लैडर से। तो स्ट्रेस इनकंटिनेंस में क्या हो रहा है कि जैसे आप कुछ अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं जहाँ पे वो एरिया दब रहा है, या अचानक से अगर खांसी आ गई, अचानक से ज़ोर से छींक आ गई, या अचानक से ज़ोर से हंसी आ गई, तो यूरिन जो है वो लीक हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कारणों की, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दूँ कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे चांसेस बढ़ जाते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर होने के। साथ-साथ में अगर मैं जेंडर की बात करूँ तो महिलाओं में चांसेस ज़्यादा होते हैं पुरुषों के बजाय। अब अगर मैं कारणों को थोड़ा-सा वर्गीकृत करूँ, तो अगर मैं पहले न्यूरोजेनिक कॉजेज़ की बात करूँ, मतलब कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कौन-कौन से कारण होते हैं। तो जिन पेशेंट्स को अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ होती है, उनमें चांसेस ज़्यादा हैं ये चीज़ डेवलप होने के। जिन पेशेंट्स को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या जिन पेशेंट्स को पार्किंसंस डिसीज़ है, उन पेशेंट्स में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन पेशेंट्स में ट्रांसवर्स माइलाइटिस है, या जिन लोगों में ब्रेन ट्यूमर है, या जिन लोगों में हेड इंजरी हुई है, कोई ब्रेन में इंजरी हुई है, या कोई स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है, उन लोगों में भी चांसेस ज़्यादा होंगे। मैंने शायद अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ का नाम ले लिया है, और जिन लोगों में डायबिटिक न्यूरोपैथी है, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आप शॉर्ट में समझिए कि हमारे ब्रेन में, या जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इनके अंदर अगर कोई भी ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं जिससे कि ये जो नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं ये डैमेज हो रहे हैं, तो फिर चांसेस हो जाएँगे ओवर एक्टिव ब्लैडर डेवलप होने के। क्योंकि जो हमारा एक पूरा यूरिनरी ऑपरेटस है, जो एक यूरिन पास करने की हमारी पूरी मशीनरी है ना, वो क्या है कि नर्वस सिस्टम के साथ तो जुड़ी हुई है ना। जो नसें हैं, जो मतलब नर्वस सिस्टम की इकाई हैं जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उसके ज़रिए आपस में चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो सारी की सारी कमांड ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से आती है हमारे यूरिनरी ऑपरेटस में। जब कभी नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी तो वो कमांड ठीक से नहीं आ पाएगी, और ये सब प्रॉब्लम पैदा होना स्टार्ट हो जाएँगी ब्लैडर वाली, जिसे हम कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। अब मैं बात करता हूँ मायोजेनिक कारणों की, मतलब कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, जो हमारी पेशाब की थैली है, उसमें जो मांसपेशियाँ होती हैं, उनसे रिलेटेड कारणों की। सिंपल ही है, घबराइएगा मत। तो अगर ऐसा है कि जो जो मेन हमारी ब्लैडर की मसल होती है, उसका नाम है डिफ्यूज़र मसल। तो अगर उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर एक तरह से बोला जाए कि वो ओवर एक्टिव है, तो ये अपने आप में कारण हो सकता है। साथ-साथ में अगर ऐसा है कि वो जो हमारी ब्लैडर की मसल है ना, वो ठीक से फ्लेक्सिबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे ब्लैडर का ना कंप्लायंस ठीक से नहीं है, मतलब कि हमारी जो ब्लैडर की वॉल है वो ठीक से स्ट्रेच नहीं कर पा रही है यूरिन को होल्ड करने के लिए। तो ये भी अपने आप में एक वजह हो सकती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारा ब्लैडर है, जो उसकी मांसपेशी है, अगर वो ओवर एक्टिव है या अगर वो कम फ्लेक्सिबल है, तो दोनों ही कारणों में क्या होता है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के जो सिम्पटम्स हैं वो पैदा हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ यूरोलॉजिकल कारणों की। तो अगर हमारा जो ब्लैडर है, अगर उससे जो आउटलेट है, मतलब जो बाहर जाने का रास्ता है, अगर वो ब्लॉक है, पुरुषों में कई बार होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जब वो थोड़ा बढ़ जाती है साइज़ में, तो क्या होता है कि वो बढ़ने की वजह से जो ब्लैडर का आउटलेट है उसको थोड़ा संकीर्ण कर देती है। उस वाली कंडीशन में भी ये ओवर एक्टिव ब्लैडर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अगर हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन्स डेवलप हो रहे हैं, तब भी ये ओवर एक्टिव ब्लैडर डेवलप हो सकता है। एक कंडीशन होती है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। इसे हम ब्लैडर पेन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें हो क्या रहा है कि जो हमारा ब्लैडर है, जो उसके अंदर की वॉल है ना, उसमें एक तरह से सूजन आ रही है, इन्फ्लेमेशन आ रहा है। वो किसी न किसी वजह से अंदर-अंदर ही उसकी जो कोशिकाएँ हैं वो चोटिल अवस्था में आ रही हैं, जिसकी वजह से कि उनमें सूजन आ रही है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लैडर की वॉल है वो स्टिफ़ हो जाएगी, और उसमें एक तरह से कुछ-कुछ स्कारिंग हो जाएगी, मतलब उसमें कुछ एक बहुत टाइट से टिश्यू जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएँगे, तो जिसकी वजह से ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्पटम्स पैदा हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस भी अपने आप में एक कारण है। कई बार अगर कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा है या बहुत लंबे टाइम से बना हुआ है, तो वो भी अपने आप में जन्म दे सकता है ओवर एक्टिव ब्लैडर को। और कई सारे पेशेंट्स ने इनकंटिनेंस की, मतलब कि जो यूरिनरी इनकंटिनेंस है, इसका मतलब कि जो यूरिन जो है बिना कंट्रोल के अपने आप लीक हो जाता है, जो वो वाली कंडीशन है, अगर उसका ऑपरेशन कराया है, कुछ एक उन पेशेंट्स में भी ओवर एक्टिव ब्लैडर डेवलप होने की संभावना रहती है। अब अगर मैं हार्मोनल कारणों की बात करूँ, तो वो महिलाएँ जिनमें मेनोपॉज़ वाली कंडीशन आ चुकी है, जो मतलब पोस्ट मेनोपॉज़ल हैं। मेनोपॉज़ वो वाली कंडीशन होती है जो लाइफ में मिडल एज में आती है, जिसमें कि पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो मेनोपॉज़ के बाद क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का अमाउंट जो है वो कम हो जाता है फीमेल्स के अंदर। तो इस वाली कंडीशन में भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं मेनोपॉज़ के बाद कि ओवर एक्टिव ब्लैडर डेवलप हो सकता है। अब अगर मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूँ, तो जो भी लोगों के अंदर ओबेसिटी है, मतलब कि उनके शरीर का वज़न ज़्यादा है, वो रिस्क में आते हैं।
जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो रिस्क में आते हैं, जो लोग अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं या करते हैं वो भी रिस्क में आते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी ड्रिंक्स में या कॉफ़ी में, वो लोग भी रिस्क में आते हैं। कई बार व्यक्ति को ऐसी मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं कि जो या तो बहुत ज़्यादा पानी के साथ में लेनी है या जिनको लेने की वजह से बहुत ज़्यादा बार यूरिन आ रहा है। तो कई बार उस वजह से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्पटम्स डेवलप होते हुए देखे गए हैं। और क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी से उठ करके वॉशरूम तक नहीं जा पाते यूरिन पास करने के लिए। चाहे इसके पीछे कोई भी कंडीशन हो उनकी, उनका चाहे शरीर इस तरह से हो, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो या कुछ भी और कारण हो, इन लोगों में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर डेवलप होने के। कई लोगों के साथ ये वाली कंडीशन भी होती है कि वो यूरिन जब पास करते हैं ना, तो एक तरह से उनका पूरा ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पाता। मतलब कि यूरिन जितना ब्लैडर की थैली के अंदर है, वो पूरा का पूरा नहीं बाहर निकल पाता। तो जो जिन लोगों में ये वाली कंडीशन है, उनके अंदर भी ओवर एक्टिव ब्लैडर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। एक चीज़ और बता दूँ कि कई सारे पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर तो है, वो सारे सिम्पटम्स तो हैं, लेकिन उनके पीछे जो अंडरलाइंग कारण है, वो नहीं पता लग पाता। तो ऐसे केस में इसे हम कहते हैं इडियोपैथिक ओवर एक्टिव ब्लैडर। अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा एंग्जायटी हो सकती है पेशेंट्स को, बहुत ज़्यादा चिंता, बेचैनी रह सकती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, मतलब डिप्रेशन वाली चीज़, सैडनेस वाली चीज़ रह सकती है। साथ-साथ में जो स्लीप है, जो नींद है वो डिस्टर्ब तो हो ही सकती है क्योंकि नॉक्टूरिया अपने आप में एक सिम्पटम है, रात को उठना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। तो नींद अगर डिस्टर्ब होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं इन पेशेंट्स को। ये सारा का सारा कॉम्प्लिकेशंस का अपने आप में एक स्फीयर है। ध्यान देना ये इम्पोर्टेंट है कि जो इसमें मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो एक कहीं न कहीं सीवियरली अफ़ेक्ट होती है। तो ज़रूरी है कि अगर इस तरह के सिम्पटम्स हैं किसी को, अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर वाली चीज़ कोई फेस कर रहा है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, यूरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएँ, अपने आप को ठीक से डायग्नोज़ कराएँ कि अंडरलाइंग कारण क्या है, क्यों इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, ताकि सही इलाज किया जा सके, टाइम पे किया जा सके। अब अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूँ, तो डॉक्टर के पास आप जाएँगे तो पहले तो पूरी तरह से मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी, समझा जाएगा कि आपको किस-किस तरह के लक्षण हैं। तो मन में एक अंदेशा तो वहीं से बनना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जो ओवर एक्टिव ब्लैडर है ये इसमें सिम्पटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरह से सिम्पटम्स का ही समूह है, लक्षणों का ही एक ग्रुप है। तो मेडिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, आपकी जो भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री वगैरह रही है, साथ-साथ में जो भी आपके करंट सिम्पटम्स हैं, इस टाइम पे आप क्या-क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, कौन-कौन सी मेडिसिन्स आप लेते हैं, आपको पास्ट में कौन-कौन सी बीमारियाँ रह चुकी हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। डॉक्टर्स आपका फिर ठीक से एग्ज़ामिनेशन करते हैं, आपका जनरल फिजिकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे, आपका एक तरह से न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे देखने के लिए कि आपका नर्वस सिस्टम कैसा काम कर रहा है और आपका लोकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे आपके जो यूरोलॉजिकल रीज़न है वहाँ का, जो आपका पेल्विक एग्ज़ामिनेशन है। फिर अगर लगेगा तो ब्लड टेस्ट वगैरह भी करा करके देखेंगे, यूरिन टेस्ट भी करा करके देखेंगे। इसमें देखा जाए तो मैं बात करूँ टेस्ट की अगर, तो यूरिन का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं यूरिन रूटीन माइक्रो एग्ज़ामिनेशन, साथ-साथ में यूरिन का कल्चर इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम ब्लड टेस्ट की बात करें तो कई सारे टेस्ट हो जाते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, HbA1c हो गया, जो ब्लड यूरिया है, सीरम क्रिएटिनिन है, ये सब कुछ देखा जाता है कि किडनीज़ किस तरह से फंक्शन वगैरह कर रही हैं। अब एक ब्लैडर डायरी भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है पेशेंट्स को। ब्लैडर डायरी में क्या-क्या चीज़ें नोट डाउन होती हैं कि एक तो ये लिखना होता है पेशेंट को कि कितना फ्लूइड का इंटेक हुआ है पूरे दिन में 24 घंटे में, मतलब कितना लिक्विड जो है वो इंटेक किया गया है। इसके साथ-साथ में लिखा जाता है कि यूरिन कितनी बार पास किया, यूरिन का वॉल्यूम कितना था अप्रॉक्सिमेटली हर बार, और क्या कोई ऐसा एपिसोड हुआ कि जिसमें अर्जेंसी हुई यूरिन पास करने की, या ऐसा कोई एपिसोड हुआ कि जिसमें यूरिन अपने आप निकल गया जिसे हम इनकंटीनेंस कहते हैं। तो अगर ऐसे एपिसोड्स हैं तो उनकी भी संख्या लिखनी होती है। और इस तरह की जो ब्लैडर डायरी है ये मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स को इससे हेल्प मिलती है। अगर पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड इस तरह का है एटलीस्ट, तो डॉक्टर्स के पास आप ज़रूर लेके जाइए, इससे उनको हेल्प मिलेगी आपको ठीक से डायग्नोज़ करने में। अगर मैं बात करूँ और आगे वाले टेस्ट की, तो यूरोडायनामिक टेस्ट होते हैं। मैं इनके बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा कि आपको फिर कहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला सिस्टम ना लगने लगे। आपको हल्का-हल्का सा बता देता हूँ कि यूरिन फ्लो रेट, ये अपने आप में देखी जा सकती है कि यूरिन जो है वो कितने फ्लो से जा रहा है। ये देखा जा सकता है कि यूरिन पास करने के बाद कितना जो यूरिन है वो आपके ब्लैडर में बच रहा है, वो चीज़ भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। ब्लैडर के अंदर कितना प्रेशर बन पा रहा है, वो वाली चीज़ भी असेस की जाती है यूरोडायनामिक टेस्ट में। तो इन चीज़ों से क्या होता है, इनके आकलन से कि डायग्नोसिस बनाने में थोड़ा-सा ये पता करने में कि अंडरलाइन क्या हो सकता है, हेल्प मिल जाती है डॉक्टर्स को। एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं पेल्विक अल्ट्रासाउंड, एक तरह से लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड है, तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। उसमें ब्लैडर की कंडीशन पता लग जाती है, पुरुषों में प्रोस्टेट के बारे में दिख जाता है और जो भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं, जो उस एरिया में अंग होते हैं, उनके बारे में ठीक से मालूम पड़ जाता है, उनकी संरचना के बारे में। इलेक्ट्रोमायोग्राफी करके टेस्ट होता है, जिसमें कि ब्लैडर के अंदर जो मांसपेशी हैं, उनका फंक्शन कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसके बारे में क्लू लगता है, हिंट लगता है। वो वाला टेस्ट भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है ओवर एक्टिव ब्लैडर के आगे के वर्कअप में।
कई सारे पेशेंट्स में सिस्टोस्कोपी करके देखनी होती है। सिस्टोस्कोपी में क्या होता है कि मतलब सीधे एक तरह से विजुअलाइज़ेशन होता है हमारे ब्लैडर का, मतलब कि नली डाल करके ब्लैडर को सीधे देखा जाता है अंदर से कि उसकी संरचना कैसी है, अंदर कोई गाँठ-वाँठ तो नहीं है, कोई स्टोन्स वगैरह तो नहीं है, कोई ट्यूमर्स वगैरह तो नहीं है, इस तरह की सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। कुछ एक पेशेंट्स में जिनमें कि ये संभावना लगती है डॉक्टर्स को कि कोई नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से ओवर एक्टिव ब्लैडर के जो लक्षण हैं वो डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ पे एमआरआई स्कैन या सीटी स्कैन करके भी देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं मोटी-मोटी कि जिनके ज़रिए ओवर एक्टिव ब्लैडर का जो पेशेंट है, जिनमें इस तरह के सिम्पटम्स हैं, उनका वर्कअप किया जाता है ताकि ये पता लगे कि भई अंडरलाइंग बीमारी क्या है? कौन-सी बीमारी है जिसकी वजह से इस तरह के लक्षण पैदा हो रहे हैं कि पेशेंट को ओवर एक्टिव ब्लैडर की कैटेगरी में डाला गया है। क्योंकि जब बीमारी का सही से पता लग जाएगा तो उसका इलाज उसी हिसाब से कर दिया जाएगा। अगर बीमारी का ही ठीक से नहीं पता है तो फिर इलाज कैसे होगा? ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाए हैं, अगर आपको वीडियो से लग रहा है कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।